हेलो नमस्कार जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? मानसी, सुनील, निकिता, सुमन, हेलो एवरीवन, चेतन सिंह, तेजस, प्रियांशी मेहरा, अलमांदिलो, कनिष्का, शीतल, अंकित, जय हिंद एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। कोमल, खुशी, एकता, तेजस, राधा ठाकुर, आफताब, जयश्री, हरप्रिया, स्नेहा, महिमा, स्टीव, रॉजर। चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रियली सॉरी फॉर दिस कि आज की क्लास आपकी 15 मिनट डिले हुई है। तो आपको भी पता है टेक्निकल प्रॉब्लम होती रहती है, तो वी आर रियली सॉरी फॉर दिस। चलिए, तो आज की क्लास के बारे में जरा बात करते हैं। गांधीयन एरा, गांधीयन एरा को लेकर बात करने से पहले हमारा कल एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ था। अभी तक हम लोग नेशनल मूवमेंट के बारे में बात करते, इसी का एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ था लास्ट का, वो भी आज हम लोग क्लास में जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है एक इनिशियल रेवोल्यूशनरी फेज, आखिर वो हुआ क्यों, उसके बाद गांधी जी का इंपैक्ट क्या पड़ा, एंड वो सारी चीजें एक साथ आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। तो हो क्या रहा है जरा ध्यान से समझना। अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट फेज ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी वो जिस टाइम पीरियड में चल रही थी, अगर आप इस टाइम पीरियड को नोटिस करोगे तो ये टाइम पीरियड काफी हद तक वो वाला टाइम पीरियड है जहां पर सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। अब ऑलरेडी जो सूरत अधिवेशन है वो हो चुका है फेल। कल हम लोग बात भी कर रहे थे इसके बारे में। जो सूरत सेशन था वो क्या हो गया है, फेल्ड है। अब ड्यू टू दिस फेलियर जो यूथ था उसके ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। यूथ तो ऑलरेडी एकदम भरा बैठा था कि यार चलो ठीक है यार, ये एक असली मौका मिला है जहां पे हम लड़ सकते हैं अंग्रेजों से। ये एक मौका है जहां पे हम देश के लिए एक साथ एकजुट हो सकते हैं। हम देश के लिए एक साथ एकजुट हो सकते हैं। हमें मौका मिला है एक बार अपनी ताकत को दिखाने का। अब ताकत तो दिखाएं, पर दिखाएं कैसे? जो मूवमेंट चल रहा था जिसके साथ सब लोग जाकर जुड़े थे वो तो हट गया पीछे से, वो तो पीछे से हट गया। जो मेन लीडर्स थे वो लीडर्स अब वहां पे दिखाई नहीं दे रहे, है ना। मूवमेंट को भी बता दो, इतनी पिटाई करूंगा हर्ष तेरी। मूवमेंट कौन सा मूवमेंट चल रहा था इस टाइम पर? बंगाल डिवीजन के टाइम पर कौन सा मूवमेंट चल रहा था बताना जरा। या तो ये बोल कि सर कल की पूरी क्लास पढ़ा दो, मतलब पढ़ाई तो कर नहीं रहा, याद भी नहीं कर रहा है। शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी कि सर मूवमेंट भी थोड़ा सा बता दो। क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है लड़के? बिल्कुल नहीं पढ़ रहा ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा है। वो देख, हरप्रिया ने लिख कर दिया स्वदेशी स्वराज, बिल्कुल सही। और बाइकॉट मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, बाइकॉट मूवमेंट चल रहा था, स्वराज की बात हो रही थी। हर्ष, बेटा तूने चाहे ब्रीफली कहा हो, चाहे कैसे भी कहो, चाहे क्रिस्प फॉर्मेट में कहे, ब्रीफली कहे, कैसे भी कहे, एक बात बता, कल क्या करा था क्लास में हम लोगों ने? हैं, कल क्या करा था हम लोगों ने क्लास में? अब तक मैं समझता था हमारा हर्ष पर मार्क
बहुत एक्टिव है। अब तक मैं समझता था हमारा हर्ष परमार हमेशा क्लास के बाद बहुत अच्छे से पढ़ता है। अब तक मैं समझता था हमारा हर्ष परमार रोज क्लास के बाद बैठ के तैयारी करता है, रोज सारी चीजें याद करता है। अब पता चला हमारा हर्ष परमार करता क्या है। चलो ध्यान दो, फाइनली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये रीजन क्या था, ठीक है, ठीक है, रीजन क्या था ये समझो। देखो रीजन क्या था, देखो अब ये जो रीजन थे बहुत सारे रीजन थे। सबसे पहला जो रीजन यहां पर जो रीजन लिखे हुए हैं इन सबके पीछे एक बैकग्राउंड था। वो बैकग्राउंड क्या था, जो सूरज सेशन है वो उस टाइम पर क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। सूरज सेशन क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। सूरज सेशन फेल होने की वजह से जितने भी यूथ था, जितना भी यूथ था वो क्या कर रहा है यहाँ पे, अब अपने लिए कहीं ना कहीं लीडर्स ढूंढ रहे हैं, है ना। अपने लिए क्या लीडर्स ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो, जैसे ऐसा कभी होगा नहीं, मैं कभी बीच में कभी ऐसे छोड़ता नहीं किसी को, बट फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं जैसे अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, सडनली तुमको पता चले लोकेश सर की तबीयत खराब है, लोकेश सर नहीं आ रहे क्लास में, तो तुम्हें एकदम से एक लगेगा कि यार अब कौन पढ़ा रहा है, अब ये चीज़ कैसे तैयार होगी, बीच में जो गैप आया वो कैसे कवर होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एग्जैक्ट सेम चीज़ यहाँ पर भी थी। तो जितना भी यूथ था उसे कहीं ना कहीं इस चीज़ की प्रॉब्लम थी, वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था कि सडनली रनिंग जो एक सेशन है, जो रनिंग हमारा मूवमेंट चल रहा है वो क्या हो जाएगी, एकदम से खत्म हो जाएगा, है ना, क्लियर है, खत्म हो जाएगा। तो वो एक सबसे बड़ी चीज थी। दूसरा चीज, जो लीडर्स थे वो फेल हो गए, वो फेल हो गए, वो उसे सही डायरेक्शन नहीं दे पाए। लीडर्स के आपस में डिस्प्यूट थे, आपस में डिस्प्यूट्स की वजह से क्या हुआ, लीडर्स खुद दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे। लीडर्स को देखेंगे तो खुद दो पार्ट में डिवाइड थे। एक हमारे कौन से थे, मॉडरेटर, और एक कौन से थे, एक्सट्रीमिस्ट। सूरत अधिवेशन में यही तो हुआ था ना, कि कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हुई है, किसमें, मॉडरेटर एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो डिवाइड हो रही है कांग्रेस, क्या मतलब लीडर्स, आइडियोलॉजी डिवाइड हो रही है। तो वो भी एक सबसे बड़ी रीजन थी। और अगर भाई सीधी सी बात है, अब यहां पर ये चीज समझो, यहां पर ये चीज समझो, देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, तो उनको एक सही डायरेक्शन मिली, है ना। और राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, उनको कैसी डायरेक्शन मिली। तो सेम वो चीज यहां पर भी है, सही लीडर का सामने होना जरूरी है, और सही लीडर अगर सामने नहीं है तो क्या होगा, यूथ कहीं ना कहीं भटकेगा। शुक्राचार्य क्या है, गलत लीडर है, और इसीलिए क्या हो रहा था, देव जो राक्षस होते थे वो इधर उधर भटकते भटकते रहते थे बेचारे। सेम वो चीज यहां पर थी, यूथ को सही गाइडेंस ही नहीं मिल पा रही थी। हमारे जो असली लीडर्स हैं वो चाह रहे थे काम करना, पर उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा था। पावर में कौन आ गए थे, मॉडरेटर्स आ गए थे। पावर में कौन आ गए थे, मॉडरेटर्स आ गए थे। वो काम ही नहीं करने दे रहे थे, सही डायरेक्शन में जाने नहीं दे रहे थे। तो ये भी चीज जरूरी है। दूसरी चीज, जो गवर्नमेंट है भाई, वो भी क्या कर रही थी, वो क्या कर रही थी, जितने भी विरोध हो रहा था, जगह जगह पर जो भी विरोध चल रहा था उस समय पर, जितने भी रिवॉल्ट्स चल रहे थे छोटे मोटे, जहां पर भी लोग इकट्ठा होते थे, वहां पर सडनली अचानक से बहुत बुरी तरह से, बहुत ब्रूटली क्या करती थी, उस सारे मूवमेंट को सप्रेस कर देती थी, दबाने की कोशिश करती थी। अब इतना ब्रूटली जब इस किसी भी मूवमेंट को दबाया जाएगा, कुछ भी ऐसा किया जाएगा, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वो नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ेगा, जो यूथ है जो एक साथ इकट्ठा हो रहा है वो बेचारा क्या हो जाएगा, तितर बितर हो जाएगा। जैसे आज के टाइम पर अगर लाठी चार्ज हो जाता है तो भीड़ क्या हो जाती है, इधर उधर भागती है जान बचाने के लिए। एग्जैक्टली यूथ के साथ भी वही थी चीज थी। बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे, यंग लीडर्स जो जेल में थे, तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। फाइनली अब यहाँ पे कई सारे होते हैं छोटे छोटे क्या ग्रुप बनते हैं। अब ये सारे के सारे जो ग्रुप थे ये एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के थे, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी। तो सबसे पहले आता है 1902 में एक अनुशीलन समिति। कौन सा आता है, अनुशीलन समिति आती है, ठीक है। अब ये बंगाल वाले रीजन में स्टेब्लिश हुई थी, सचिंद्र चंद्र बोस एंड बैरिस्टर प्रणनाथ
मित्र ने इसको स्टैब्लिश किया था। अब सबसे पहले समझना यहाँ पे हम लोग बात करें बंगाल की, तो बंगाल में पहला जो मूवमेंट शुरू हुआ वो ये हुआ है, ठीक है, ये हुआ है। दूसरी चीज 1906 युगांतर, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा वैसे दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों का नाम याद रखना जरूरी है। हम लोग एक बेसिक आइडियोलॉजी के लिए इसको याद रखेंगे फिलहाल। ये जो युगांतर वाले थे, इन्होंने युगांतर के नाम से ग्रुप तो शुरू किया ही क्या, साथ ही साथ उस ग्रुप के साथ साथ इन्होंने और क्या किया, एक मैगजीन भी शुरू कर दी। किस नाम से, युगांतर के नाम से। इसी युगांतर के मेंबर थे जो आगे चलकर किसका पार्ट बनेंगे, गदर का पार्ट बनेंगे। किसका, गदर पार्टी का पार्ट बनेंगे। किसका पार्ट बनेंगे, गदर पार्टी का भी पार्ट बनेंगे। ये वही लोग, अब गदर पार्टी तक पहुंचेंगे कैसे ये समझना यहां पर। ये लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव एक्शंस लेने शुरू करते हैं, रेवोल्यूशनरी। अब यहां पर अनफॉर्चुनेटली एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज लिखी जाती है वही चीज हमने भी लिखी है ना, ठीक है। जबकि हम लोग को यहाँ पे लिखना क्या चाहिए, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। एक्टिविटीज का मतलब यहाँ पर एग्रेशन दिखा रहे थे, हथियार यूज कर रहे थे, बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे थे जगह जगह पर, वो सारी चीजें इन्होंने शुरू कर दी। मेजर लीडर अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो बृंद कुमार घोष एंड श्री अरबिंदो घोष यहाँ पर मेन मेंबर थे। 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस यहाँ पर क्या करते हैं, मुजफ्फरनगर का जो मजिस्ट्रेट था किंग्सफोर्ड, उसको मारने की कोशिश करते हैं, पर ये बच जाता है और वहां पर 2 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। अब उसके बाद ये दोनों बचने की कोशिश करते हैं तो प्रफुल्ल चाकी को पुलिस वाले घेर लेते हैं, तो वो खुद को क्या करते हैं, शूट कर देते हैं, खुद को गोली मार देते हैं। बचे खुदीराम बोस काफी टाइम तक बचने की कोशिश करते हैं, पर लास्ट में अंग्रेजों की पकड़ में आ जाते हैं। ही वॉज द यंगेस्ट पर्सन जिनको फांसी दी गई। ऐसा पर्सन जिसे डेथ पेनल्टी दी गई, डेथ पनिशमेंट दी गई थी। फिर आते हैं यहाँ पे अलीपुर कॉन्स्पिरेसी। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में भी इन्होंने क्या किया था, सेम अरविंदो घोष और इनके भाई वीरेंद्र कुमार घोष और कई मेंबर्स इसमें क्या थे, शामिल थे। ये इस समय पर क्या अटैक करते हैं। अब इस समय पर भी जो अटैक होता है उसमें भी क्या होता है, वीरेंद्र कुमार घोष को गिरफ्तार किया जाता है, अरविंदो घोष बच जाते हैं। इनके ऊपर साबित नहीं होता कि उसमें शामिल थे। इसके बाद एक और षड्यंत्र होता है जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इस समय पर ये दिल्ली के में वाइसराय को मारने की कोशिश करते हैं, हेडिंग को। और ये जो अटैक था ये बहुत ज्यादा बड़ा अटैक था। और यहां पे ये अटैक कौन रहा है, रास बिहारी बोस। अब ये पर्सन कौन है, रास बिहारी बोस। ये वही पर्सन है जो जापान चले जाएंगे। कौन है जो जापान चले जाएंगे, कहां जाएंगे, जापान जाएंगे। ये जापान चले जाएंगे और जापान में आईएनए का हिस्सा बनेंगे, वहां पर लोगों को इकट्ठा करेंगे। और सचिन नाथ सान्याल जो आगे चलकर कहां चले जाएंगे, गदर पार्टी का हिस्सा बनेंगे। किसका हिस्सा बनेंगे, गदर पार्टी का। और एक्चुअल में ही वॉज द पर्सन जिनको क्या कहा गया था, ही वॉज द पर्सन जिनको कहा गया था बहरूपिया, जो रूप बदल लेता था। अंग्रेज जानते ही नहीं थे सचिन नाथ सान्याल है कौन। ये ही आगे चलकर क्या स्टैब्लिश करेंगे, एचआरए की स्थापना करेंगे। एचआरए पता ना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए, जिसमें आगे चलकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ये सब भी शामिल होंगे। तो ये आदमी गदर पार्टी से जुड़ा था, गदर पार्टी से वापस आते हैं तो एचआरए की स्थापना करेंगे। और ये एक्टिवली पार्टिसिपेशन करते रहते हैं जगह जगह पर। आज के टाइम पर इन्हीं के परिवार के सदस्य जिनका नाम है संजीव सान्याल,
बहुत फेमस ऑथर हैं, बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी हैं एंड आप सब लोगों को पढ़ना चाहिए। संजीव सान्याल की किताबों को पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं, बहुत बेहतरीन। फाइनली महाराष्ट्र में एक रिवॉल्ट हुआ था, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट में से एक है, जिसे हम लोग कहते हैं रमोसी रिवॉल्ट। अब रमोसी रिवॉल्ट जो करे थे उनका नाम था वासुदेव बलवंत फड़के। क्या नाम है? वासुदेव बलवंत फड़के। ये जो वासुदेव बलवंत फड़के हैं, इनके साथ काफी हद तक लोगों ने ये बताया कि ही हैव अ रिलेशन या ही हैव अ कॉन्टेक्ट विद कौन था महाराष्ट्र में ऐसा लीडर जिसके साथ इनका कांटेक्ट हो सकता है? ऐसा कौन सा लीडर था? कोई ऐसा पर्सन जिनके साथ इनका कांटेक्ट हो सकता है? कोई ऐसा पर्सन सोचो। रमोसी सत्याग्रह में वासुदेव बलवंत फड़के का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचो, नहीं सोच पा रहे ना? एक आदमी जो 1857 की क्रांति के समय पर किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहां से नेपाल चला गया था। कौन? नाना साहिब। कौन? नाना साहिब। नाना साहिब जीवित थे और वो उस समय पर महाराष्ट्र के कई सारे लोगों के साथ कांटेक्ट में थे। नाना साहिब उस समय पर वासुदेव बलवंत फड़के के साथ भी कांटेक्ट में थे। ये किसान आंदोलन, नॉर्मली हम लोग किसान आंदोलन बोल देते हैं, कई जगह पर ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिलती हैं जहां पर ये पता चलता है ये उनके कांटेक्ट में थे, पर इतिहास में इसको ऐसे नहीं बताया गया। हिस्ट्री में इसको बताया गया किस तरीके से कि भाई वासुदेव बलवंत फड़के तो किसानों के नेता थे, किसान अपनी डिमांड के लिए लड़ रहे थे, बस। बाकी इंफॉर्मेशन को साइड कर दिया गया। क्यों? ताकि लोगों को यह ना पता चल सके कि अभी भी ये सारी चीजें चल रही थी। लोगों को हमेशा यह लगता रहता था कि नाना साहिब तो भारत छोड़ के भाग गए, पर ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, वासुदेव बलवंत फड़के ये उस समय पर भी कांटेक्ट में थे। किसके? नाना साहिब के। किसके? नाना साहिब के कांटेक्ट में थे। सर 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट जो आया था उसमें मोटिव क्या था? एक तो मुझे पता नहीं, सेपरेट इलेक्ट्रोल। अच्छा, मुझे लग रहा है अब हर्ष के बाद दूसरा नंबर स्नेहा शर्मा मैडम तुम्हारा ही लगेगा। आज लग रहा है आज की क्लास नहीं रही, आज की क्लास रोस्टिंग वो बन जाएगा तुम्हारा। और बताओ, और भी कोई ऐसा है महानुभाव जिसका कोई डाउट हो? एक एक्ट ओनली फॉर वन थिंग नहीं, बहुत सारी चीजें थी उसमें, बहुत सारी चीजें थी, बट फिलहाल हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको फिलहाल सिर्फ इतना ही जानना है। अभी जब पॉलिटी पढ़ेंगे तब वहां पे जानेंगे वो सब चीजें। और एक्ट ओनली फॉर वन थिंग होता है मैडम, ये भी होता है, ये भी होता है। आज के टाइम पर होता है ना, इतने सारे एक्ट आते हैं केवल एक सिंगल चीज के लिए आते हैं ना, हैं? आते हैं ना आज के टाइम पर भी, तो उस टाइम पर भी आ सकते हैं, पहली बात तो ये। पर ऐसा, मैं भी यहाँ पे और चीज बता देता हूँ कि ऐसा नहीं था, उसमें और भी बहुत सारी चीजें थी। वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है? जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां पर और इसको जानेंगे। फिलहाल एज अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो चीज जरूरी है हमारे लिए वो हम लोगों ने यहाँ पे जानी है।
हिस्ट्री के अंदर पॉलिटी, पॉलिटी के अंदर हिस्ट्री, तुम सब ऐसे ऐसे कर रहे हो, लड्डू बना रहे हो बिल्कुल उसका। अरे सोच समझ के क्वेश्चन मत पूछो, पूछो क्वेश्चन, पूछो क्वेश्चन जितना पूछ सकते हो, और जितने बेशरम बन सकते हो बनो बेशरम, जरूरी है। कब तक शर्माओगे? तुम लोगों को बनना है स्क्वाड्रन लीडर भूमिका सिंह, और स्क्वाड्रन लीडर भूमिका सिंह के जैसा बनने के लिए तैयार होना पड़ेगा, समझे? अच्छा, पता है उसके बारे में, ठीक है। आपके कंटेंट को 2 बार देखना पड़ता है तब जाके समझ में आता है। क्या इतना मुश्किल है क्या पढ़ना? इतना इतना टफ पढ़ा रहा हूं क्या मैं अंकित? इतना ज्यादा टफ है क्या? इतना मुश्किल है क्या? अब तो यार ये तो मतलब फिर मेरे ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लग गया, या तो मैं सही से डिलीवर नहीं कर रहा हूं, ऐसा कुछ है क्या? कुछ कमी मेरी तरफ से है क्या? हम्म। मानसी मैडम, एकदम जो भी क्वेश्चन पूछना है तुम लोगों को एकदम बेशर्म होकर पूछा करो, ठीक है? एकदम बेशर्म होकर पूछो। भाई ऐसा मत बोल, तेरा दिमाग बिल्कुल सही है और तू सही जगह पर है। ऐसा मत सोच कि सर मेरा दिमाग ही कमजोर, नहीं भाई, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, 2 बार देखने से जल्दी याद होता है? ओके। अच्छा, 2 बार पढ़ने से ही याद हो जाता है? भाई ये तो ना, एक तो सबसे पहली चीज ये, तुम आधे अधूरी बातें लिखना बंद कर दो, लिखा करो तो पूरा सेंटेंस लिखा करो। मतलब जिस तरीके से तुम आधी आधी बातें लिखते हो ना, वो चीज़ों के दो दो मीनिंग बनते हैं। वो पहले एक सीरियल आता था ऑफिस ऑफिस, अगर मैंने ये किया तो इससे 2 बातें होंगी, या तो ये होगा या ये होगा, और अगर ये हुआ तो 2 बातें होंगी, या तो ये होगा या ये होगा, और अगर ये की जगह ये किया तो फिर तो भी 2 बातें होंगी, या तो ये होगा या ये होगा, और अगर उसमें भी आपने ये कर दिया तो ये होगा या ये होगा। ऐसा मत करो यार, पूरी बात लिखा करो, एक बारी में लिखा करो। मतलब तुम्हारा तो वही वाला हाल है कि कोई पूछता है ना, और भाई क्या हाल चाल है, तुम ऐसे ही पूछो और भाई क्या हाल चाल है, और भाई क्या हाल चाल है, मतलब बिल्कुल ही एकदम अलग ही फ्लो में चले जाते हो तुम लोग। इधर ध्यान दो, चलो। देखो, तो फाइनली दूसरा मूवमेंट हुआ था 1890s के आसपास। यहां पे आते हैं बाल गंगाधर तिलक। कौन आते हैं? बाल गंगाधर तिलक। कौन आते हैं? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे क्या करते हैं, केसरी और मराठा नाम से अपने 2 लेटर शुरू करते हैं, और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यूथ को इंस्पायर करना था। साथ ही साथ इन्होंने शिवाजी महाराज की जयंती और गणपति विसर्जन शुरू कर दिया। आप जो गणेश चतुर्थी देखते हो, गणपति विसर्जन देखते हो, वो यही है, वो यही है। क्लियर है? मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, लेट मी टीच यू वन थिंग। अच्छा चलो अभी क्लास कर लेते हैं, क्लास जब एंड होगी ना तब मैं तुम्हें बताऊंगा याद करने का तरीका क्या होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पेन पेपर भी ना चलाना पड़े और तुम्हारे लिए जी के आसान हो जाए, याद होना शुरू हो जाए तुम्हें, तो मैं तुम्हें बताता हूँ तरीका क्या होता है, ठीक है? पर क्लास के बाद पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे कैसे याद करना है। बस मुझे याद दिला देना क्लास में कि कैसे याद करना है, ठीक है? चलो, 1897 व्यायाम मंडल, चापेकर बंधु यहाँ पर आए थे, जिन्होंने उस समय का एक सार्जेंट था जिसका नाम था रेंट,
उसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। प्लेग कमिश्नर था एंड लेफ्टिनेंट आयरिट, इन दोनों को मार दिया था। अब चापेकर बंधुओं में थे कौन कौन? सबसे पहले दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, कौन कौन? दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर एंड एक पर्सन और, कौन? वासुदेव चापेकर। कौन? वासुदेव चापेकर। तो ये 3 लोग थे, 3 भाई थे। व्यायाम मतलब एक जगह होती थी, जैसे आज के टाइम पर नॉर्थ इंडिया में आपको जगह जगह पर जिम खाना मिलते हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी था। एक ग्राउंड होता था जहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते थे, एक्सरसाइज करते थे, उसको व्यायाम मंडल कहते थे। तो सारे लोगों ने मिलकर बोला कि हम लोग ये जो प्लेग फैला था पुणे में, इसका क्या लेंगे, बदला लेंगे। तो कहाँ पर? पुणे की बात हो रही है ये। फिर आता है 1899 मित्र मेला, जो कि सावरकर बंधुओं ने क्या किया था, स्टेब्लिश किया था। क्या? सावरकर बंधुओं ने। और ये सीक्रेट सोसाइटी थी। यहां पर एक शर्त रखी थी वीडी सावरकर ने कि भाई जो भी पर्सन हमारे मित्र मेला में इकट्ठा होगा उसको अपने साथ जरूर एक हथियार रखना जरूरी है। क्या रखना जरूरी है? एक हथियार रखना जरूरी है। क्या रखना जरूरी है? एक हथियार को रखना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। क्या करना जरूरी है? एक अस्त्र का, शस्त्र का रखना जरूरी है। सावरकर बंधु कौन कौन थे? एक गणेश सावरकर और दूसरे विनायक सावरकर। क्लियर है? तो 2 लोग, एक गणेश सावरकर और एक विनायक दामोदर सावरकर। तो ये 2 लोग थे। वैसे तो इनके एक भाई भी थे, ठीक है, वैसे इनके एक भाई भी थे, पर वो ज्यादा एक्टिव नहीं थे। फिर आता है 1904 मित्र मेला। यहां पे क्या होता है? यहां पे स्टेब्लिश किया जाता है अभिनव भारत। क्या किया था? अभिनव भारत। एक्चुअल में जो मित्र मेला ऊपर चलाया था इन्होंने, यही मित्र मेला क्या अभिनव भारत के रूप में सामने आता है। किसके रूप में? अभिनव भारत के रूप में सामने आता है। तुम सोच के हैरान रह जाओगे, अभिनव भारत भी बहुत सीक्रेटली यहाँ पे काम कर रहा है। इतना सीक्रेटली काम करता है कि इनके जो मेंबर थे वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए थे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीक्रेटली जुड़े हुए थे। और ये वही अभिनव भारत है जिसने पूरे भारत में लोगों को बम बनाने की प्रक्रिया सिखाई। ये वही अभिनव भारत है जिसने पूरे भारत में क्रांतिकारी को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी, बम बनाने की प्रक्रिया सिखाई। जहां जिसको जो सहायता चाहिए अंग्रेजों से लड़ने के लिए, वो सारी चीजें, वो सारी सर्विसेज इन्होंने दी। ठीक है, तो बहुत सीक्रेटली ये लोग क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। फिर आता है 1906 नासिक षड्यंत्र। ठीक है, यहां पे क्या किया जाता है? जैक्सन की हत्या कर दी जाती है। कौन? जैक्सन, एक अंग्रेज अधिकारी था, उसकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। तो फाइनली ये सारा इंसिडेंट था और अभिनव भारत के जुड़े हुए लोग उसका हिस्सा थे। फिर फाइनली कुछ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहे थे भारत के बाहर भी। तो 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने शुरू किया था इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिसे इंडिया हाउस भी कहते हैं। और कहां पे स्टेब्लिश किया था? लंदन में। इसी में जाकर शामिल हुए थे कौन? इसी में जाकर शामिल कौन हुए थे? मदनलाल ढींगरा। इसी में जाकर शामिल हुए थे कौन? वीडी सावरकर। कौन? वीडी सावरकर। ये सब लोग क्या हुए थे? इसका हिस्सा बने थे। और सबसे बड़ी बात, मदनलाल ढींगरा ने जब यहां पर कर्जन वाइली की हत्या की थी, तो ये बहुत बड़ा बात थी, क्योंकि कर्जन वाइली कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। ये कर्जन वाइली इंडियन सेक्रेटरी है। कौन है? इंडियन सेक्रेटरी। कौन है? इंडियन सेक्रेटरी है। सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज, यहां पर श्यामजी कृष्ण वर्मा की सबसे ज्यादा तारीफ इसलिए भी होती है क्योंकि अंग्रेजों की छाती पर बैठकर यह बोलना कि हमें तुमसे आजादी चाहिए, बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अंग्रेजों की छाती पर बैठ के बोलना कि हमें तुमसे आजादी चाहिए और तुम्हारे ही देश में हम अपने बच्चों को क्या करेंगे? पढ़ा लिखा कर इस लायक बना रहे हैं कि वो कल तुम्हें रौंद के रख देंगे। और ये रियलिटी है, ये रियलिटी है।
इसी इंडिया हाउस में पहली बार वीडी सावरकर से मिले थे कौन? गांधी। कौन मिले थे? गांधी मिले थे। ठीक है, तो फाइनली मदन लाल ढींगरा ने यहां पर कर्नल वाइली की हत्या की थी। आगे चलकर इसी वजह से यहां पर श्याम जी कृष्ण वर्मा को लंदन छोड़ना पड़ता है, जिसके बाद फाइनली ये कहां? पेरिस मूव कर जाते हैं। यहीं पर हिस्सा थी कौन? मैडम बीकाजी कामा। ये वही मैडम बीकाजी कामा है जिन्होंने भारत के लिए पहला झंडा बनाया था। क्या बनाया था? पहला झंडा बनाया था। क्या बनाया था? पहला ध्वज बनाया था। तो ध्यान रखना, फर्स्ट फ्लैग भी किसने बनाया था? मैडम बीकाजी कामा ने बनाया था, जिसमें ऊपर 7 क्या थे? सूरज थे, रेड येलो और ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स थी, नीचे की तरफ चांद बना हुआ था। ठीक है, तो बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। फाइनली अजीत सिंह इसी के एक्टिव मेंबर थे। आगे चलकर यही अजीत सिंह गदर पार्टी का भी हिस्सा बनते हैं। वीडी सावरकर से कांग्रेस चिढ़ती क्यों थी? अरे बहुत लोग चिढ़ते थे, आज भी चिढ़ते हैं, आज भी कई लोग बुरा मान जाते हैं। फाइनली यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था ये इतना ज्यादा इंपैक्टफुल था, ठीक है, इंडिया हाउस का, कि इनके रिलेशंस कई जगह पर थे। बगदाद, पर्शिया, टर्की, काबुल, और इन सब जगहों पर इन्होंने अपने एम्बेसडर्स बैठा रखे थे, ताकि वहां की गवर्नमेंट के साथ, वहां के लोगों के साथ हमारा कम्युनिकेशन बेटर हो सके। ठीक है, क्या हो सके? कम्युनिकेशन बेटर हो सके। ठीक, दूसरी चीज यहां पे आता है क्या? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में एक स्टेब्लिश होता है कौन? गदर पार्टी। गदर पार्टी के सारे मेंबर कहां से हैं? वो युगांतर वाले मेंबर हैं। सारे तो नहीं है, कुछ युगांतर वाले मेंबर हैं। और ये सैन फ्रांसिस्को में स्टेब्लिश हुआ था। लाला हरदयाल, ठीक है, रामचंद्र भवन सिंह, ठीक है, करतार सिंह सराभा, ठीक है, बरकतुल्ला एंड भाई परमानंद, ये सभी लोग थे जो क्या थे? इसका हिस्सा थे। जो क्या थे? इसका हिस्सा थे। 1909 ही तो बोला, 1909 में हत्या की थी, सही तो है। ठीक है, फाइनली गदर मूवमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स में से एक बनता है। इसका हेडक्वार्टर युगांतर आश्रम में स्टेब्लिश किया गया था। युगांतर आप नाम से ही क्लियर हो रहा है किस जगह पर? सैन फ्रांसिस्को में। कौन कौन से मेंबर थे वो आपको पीछे पता चल चुके हैं। ये लोग करना क्या चाहते थे? ये लोग करना चाहते थे, वर्ल्ड वॉर 1 जब हो रहा था तो ये चाहते थे किसी तरह से हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर क्या हो? इंडिया में पहुंच जाएं। और अगर वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर ये लोग इंडिया में आ जाते तो क्या होता? इंडियन जो ट्रुप्स थे उस समय पर, उनका हिस्सा बनके किसी तरीके से उनको भड़का देते, और इंडियन ट्रुप्स का हिस्सा बनके क्या करते? भारत की आजादी में कूद जाते। इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग करके थी, सारी चीजें थी, बट किसी तरीके से अंग्रेजों को पता चल गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर आर्म रिवॉल्ट करने वाले हैं। तो अंग्रेजों ने उस समय पर जितने भी ऐसे जहाज से जो इंडिया आ रहे थे या कहीं पर भी जा रहे थे, उन सारे जहाजों को रोकना शुरू कर दिया। ठीक है, इसी में एक इंसिडेंट हुआ था, कामगाट मारू इंसिडेंट। कौन सा? कामगाट मारू। कामगाट मारू एक जापानीज शिप था जिसमें बहुत सारे पंजाबी लोग कहां जा रहे थे? कनाडा जा रहे थे। उस टाइम पीरियड पे उनको उतरने नहीं दिया गया, फिर उनको जबरदस्ती भारत भेजा गया। जब भारत भेजा गया तो भारत में जबरदस्ती अंग्रेजों ने उन सबको पकड़कर बंदी बनाकर पंजाब पहुंचाया, और कई सारे उसमें लोग थे, इंपॉर्टेंट पर्सन थे, जिनको अंग्रेजों ने गोली मार दी। तो मेन फाउंडर कौन है? सोहन सिंह भाकन। फाउंडेशन कब की गई थी? 1913 में। ये वो महानुभाव हैं, वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअल में इसकी स्थापना का मुख्य काम किया था, जिन्होंने एक्चुअल में भारत की आजादी का वो सपना उस समय पर देखा था। इनिशियली ये एक्चुअल में पहले कनाडा में स्टेब्लिश थी, पर कनाडा अंग्रेजों के कंट्रोल में काफी हद तक था, तो कनाडा ने बोला भाई हमारे देश में मत रहो, कहीं और जाओ। तो ये लोग कनाडा से अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, सैन फ्रांसिस्को में। फिर आता होम रूल लीग मूवमेंट 1915। 1915 का होम रूल लीग मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा लीड किया गया। अब ये दो विचारधाराएं थी और दोनों ही अपना अपना मूवमेंट चला रहे थे। बाल गंगाधर तिलक ने जो मूवमेंट चलाया उसका नाम था ऑल इंडिया इंडियन होम रूल लीग।
क्या नाम था? इंडियन होम रूल लीग। कब शुरू किया गया था? अप्रैल 1915 में। अप्रैल 1915 में। एनी बेसेंट ने भी शुरू किया। एनी बेसेंट ने शुरू किया ऑल इंडिया होम रूल लीग। क्या? ऑल इंडिया होम रूल लीग। कब शुरू किया था? 1915, सितंबर 1915 में। कब? सितंबर 1915 में। सितंबर 1915 में जब इन्होंने शुरू किया था तो ये पूरे भारत में फैला, और ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर? महाराष्ट्र में था। कहां पर था? केवल महाराष्ट्र में। और ये ऑल इंडिया में। एम क्या था? तो होम रूल की कंडीशन को स्टैब्लिश करना, डोमिनियन स्टेटस को लेकर आना। अब ये डोमिनियन स्टेटस है क्या, ये भी जानना जरूरी है कि यार आखिर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्या हो रहा था कि डोमिनियन स्टेटस दिया जा रहा था। तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब यहां पर यह है कि पावर किसी और की रहेगी, बट रूल कौन करेंगे? हम लोग करेंगे। वी रूल अकॉर्डिंग टू योर पावर्स। आपकी पावर्स। अब पावर किसके हाथ में? ब्रिटिश। और रूल कौन कर रहे हैं? एक्चुअल में इंडियंस करेंगे। कौन करेंगे? इंडियंस करेंगे। तो ये तरीका था। अब ये तरीका समझने का सीधा सा तरीका है। आपके घर में आपके माता पिता हैं, मम्मी पापा हैं। आपके मम्मी पापा के नीचे कौन आता है? आप लोग आओगे या फिर आपके बड़े भाई बहन आएंगे। अगर आप बड़े भाई बहन हो तो आप क्या करते हो? जब भी आपके मम्मी पापा कहीं बाहर जाते हैं तो वो कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर जाते हैं। आपको कहते हैं तुम बड़े हो, घर का ध्यान रखना। और आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको बोलते होंगे भैया या दीदी, जो भी कहेंगे अपनी उनकी बात को मानना। ठीक है, हमें कोई शिकायत ना मिले। एक रूल बना दिया उन्होंने। इंस्ट्रक्शन मतलब रूल बना दिया एक। आपको साथ में कुछ पैसे दे दिए फाइनेंस के लिए कि ये लो पैसे, इससे अपना खर्चा वर्चा चलाते रहना, देख लेना बाकी सब चीजें। टाइम पर सारी चीजें होती रहनी चाहिए। टाइम पर सोना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, सारी चीजें। ठीक है, आपने बोला ओके मम, ओके पापा, कर देंगे सब। आपके मम्मी पापा गए बाहर। अब वो बाहर अपना दिन इंजॉय कर रहे हैं, आप घर में बैठे हो। आपने क्या किया? आपने लिया रिमोट, टीवी ऑन किया, अपना नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम लगाया और आराम से ऐसे हाथ करके बैठे हो। छोटे वाले भाई को बोला, ओए तू, तेरा काम है पूरे घर में झाड़ू लगाना। ठीक है। अपनी बहन को बोला, मैडम तुम एक काम करो, रसोई में जाओ और रसोई का काम सारा तुम्हारा। ठीक है, सब्जी काटो, खाना बनाओ, सारी चीजें करके रखो। तुम शॉर्टेड, आराम से बैठे हो, क्या कर रहे हो? नेटफ्लिक्स एंड चिल। इसी को कहते हैं नेटफ्लिक्स एंड चिल। बट छोटी मोटी बात हो गई, तुम्हारी बहन ने बोला मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं थकी हुई हूं, ये वो। ठीक है, समोसे आ रहे हैं बाहर से, छोटा मोटा खर्चा है, समोसे बाहर से आ गए, है ना। तुम्हारे भाई ने बोला कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा यार, एक काम करो ऐसी झाड़ू लगाकर छोड़ देते हैं, फिलहाल देख लो यार, पोछा नहीं लगाऊंगा मैं। तो मैं बोला चल ठीक है, पोछा मत लगा पर झाड़ू पूरे में लगा के रख, है ना। हो गया, चलो कोई बात नहीं। बट सडनली तुम्हारे भाई ने बोला वो पापा को मैंने बताया था मुझे 500 रुपए देने हैं स्कूल में। तुम कहोगे पापा ने मुझे तो बताया नहीं 500 रुपए देने। कौन से 500 रुपए देने हैं स्कूल में? नहीं नहीं, पापा को मैंने बताया वो फीस है, 500 रुपए देने हैं, 1000 रुपए देने हैं। तुम बोलोगे रुक जा, पापा से पूछता हूं। बड़ा डिसीजन है, पैसा देना है ना।
बड़ा डिसीजन। अब तुम क्या करोगे, माई बाप को कॉल करोगे, पूछोगे भाई पैसे दे दूं क्या, पापा बोलेंगे हाँ हाँ बताया था मुझे, एक काम करो 500 रुपए दे दो, तो तुमने 500 रुपए उसको दे दिए। सेम यहां पर इस समय पर डिमांड क्या चल रही है, भाई पावर आपकी रहेगी, रूल आपका रहेगा, सब कुछ आपका रहेगा, बस हमें क्या करने दो, रूल हमें करने दो, क्या करने दो, रूल हमें करने दो। तो ये विचारधारा यहां पर आई थी जो कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में चल रही थी। एनी बेसेंट ने बोला भाई आपको एक दिन में तो आजादी मिल नहीं पाएगी, धीरे धीरे ही ताकत मिलेगी यहां, तो एक काम करो यहां पर होम रूल मूवमेंट लेकर आते हैं। होम रूल मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल था, इतना सक्सेसफुल था कि दे बोथ आर अरेस्टेड, इन दोनों को क्या किया गया, अरेस्ट किया गया, बोथ आर अरेस्टेड। एनी बेसेंट को तो छोड़ दिया जाता है, पर इनको भेजा जाता है कहां पे, रंगून में। कहां पर, रंगून। रंगून मतलब जिसे आप लोग म्यांमार कहते हो, उस टाइम पर कहते थे बर्मा। बर्मा में उस समय पर, उसी समय पर बर्मा में बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा था, गीता सार लिखा था। पूरी की पूरी गीता को उन्होंने 8-10 लाइनों में क्या किया था, लिख दिया था। गीता सार वहीं पर लिखा था इन्होंने। बर्मा में रहते समय पर, वो एक तरह से काला पानी की सजा है बर्मा में रहना भी उस समय पर इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बाद में इन दोनों का केस उस समय पर लड़ रहे थे कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना इन दोनों का केस लड़ रहे थे उस समय पर। फाइनली अब ये सारी चीजें चल रही हैं एनी बेसेंट की ही हेल्प से, यहां पर बाय द हेल्प ऑफ एनी बेसेंट एंड तिलक। बाय द हेल्प ऑफ एनी बेसेंट एंड तिलक। क्या होता है यहां पर, लखनऊ सेशन होता है। लखनऊ सेशन में ये लोग बोलते हैं कि यार ये डिवीजन सही नहीं है, हम लोगों का अलग होना सही नहीं है, क्या करना चाहिए, हमें वापस से कांग्रेस में एकजुट हो जाना चाहिए। तो एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेटर्स दे बोथ कम्स टुगेदर, एक साथ आते हैं। साथ ही साथ यहां पर मुस्लिम लीग भी क्या करती है, कांग्रेस का हिस्सा बन जाती है, बोलती है कि अब हम भी तुम्हारे साथ मिलकर काम करेंगे। और इस समय पर इसे लीड कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड। और इसी टाइम फ्रेम को यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दोनों मिलकर यहां पर क्या करते हैं, एकजुट हो जाते हैं। और इसको कहते हैं हनीमून पीरियड। हनीमून पीरियड। अब आप कहो सर हनीमून पीरियड क्यों कह रहे हो भाई, इसका हनीमून से क्या लेने देना। हनीमून पीरियड इसलिए कह रहे हैं, हनीमून पीरियड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन में, ध्यान से सुनना, हनीमून पीरियड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन में कांग्रेस और मुस्लिम बहुत एकदम घुल मिल कर चलेंगे, जैसे नए नए नवविवाहित जोड़े होते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। और ये पीरियड चलेगा कब तक, अभी से शुरू होगा 1916 से, और 1916 से लेकर 19 चलता रहेगा। 1922 के बाद ये हनीमून पीरियड खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ इसको बेटा, इसको ऐसे ही लिखते हैं, इसको एनी बेस मतलब सॉरी, इसको हनीमून पीरियड ही बोलते हैं। ऑफिशियली सब इसको हनीमून पीरियड बोलते हैं, हिस्टोरियंस भी इसको हनीमून पीरियड बोलते हैं, तो इसको हनीमून पीरियड ही लिखना, फ्रॉम 1916 टू 22। पर ये मत लिखना कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग नवविवाहित जोड़े थे, ये मत लिखना, वो समझाने के लिए बता रहा हूं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि इस समय पर जैसे होता है ना कि जब नई नई शादी होती है, कि अगर आप भी नोटिस करोगे कि नए नए बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा हूं, तो देखो मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा हूं, ये दिखाने के लिए क्या करता है वो, कभी फूल लेकर जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। सेम कांग्रेस भी कर रही थी। कांग्रेस बोल रही थी
कि हम मुस्लिम्स की डिमांड के लिए, उनके रिफॉर्म के लिए बहुत सारी बातें करेंगे, आओ तुम हमारे साथ आ जाओ, हम आपके लिए ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, चांद सितारे तोड़ेंगे, एक साथ मिलकर चलेंगे, ठीक है, एक पटरी, मतलब सॉरी, मालगाड़ी हो तुम मेरे, ठीक है, पटरियों पर साथ साथ चलेंगे, एक गाड़ी के दो क्या बोलते हैं उन्हें, टायर्स हैं हम, ठीक है, पैरेलल चलना हमारा काम है, एकजुट हो मिलकर चलेंगे, वो सारी बातें होती है ना फालतू की, वही सब। और लिटरली इस समय पर मुस्लिम लीग, वो होता है ना, मैं किसी लड़की के साथ ऐसा भेदभाव करता नहीं और मुझे बिल्कुल ये चीज पसंद नहीं है, पर आज के टाइम पर ऐसा बना दिया गया, वो होता है ना, हाईली डिमांडिंग लड़कियां, हाईली डिमांडिंग लड़कियां, सुनो ना मेरे लिए ये नहीं लेकर आए तुम, अच्छा ठीक है बाबू कल ले आऊंगा, मुझे कल नहीं आज ही चाहिए था, अच्छा ठीक है रुको मैं अभी जोमेटो से मंगवा देता हूं, अरे सुनो ना ऑफिस में हो, हाँ थोड़ा जल्दी आ जाओ ना, सोच रही हूँ मूवी देखने चलें, अच्छा ठीक है चलो चलते हैं मूवी देखने के लिए। लिटरली इस टाइम पर मुस्लिम लीग एक नई नई विवाहिता जैसा बिहेव कर रही थी, और ये रियलिटी है। और कांग्रेस उस समय पर मुस्लिम लीग को जितना खुश कर सकती थी उतना खुश करने की कोशिश कर रही थी। लिटरली कांग्रेस उस समय पर वो तुतलाई हुई बॉयफ्रेंड की जैसी थी, जो हमेशा फोन करके यही पूछता है मेरे बाबू ने तना कया, लिटरली वो बिहेवियर था कांग्रेस का, ठीक है, लिटरली वही बिहेवियर था इस समय पर कांग्रेस का। और यही रीजन है कि इसे हनीमून पीरियड कहा जा रहा है। अभी हनीमून पीरियड खत्म कैसे होगा? गांधी जी के एक्शंस के साथ। अब यहां पर होता क्या है, अब गांधी जी को थोड़ा सा एक वो होता है ना कि एक झटके में जरा समझ लेते हैं क्या क्या था इनके बारे में, फिर उसके बाद डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो 1869 में इनका विवाह हुआ, सॉरी इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर को। 1893 में ये साउथ अफ्रीका पहुंचे, वहां पर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, चलती ट्रेन रोकी जाती है जोहान्सबर्ग में, जब रुकती है तो इनको धक्के मारकर बाहर गिराया जाता है कि तुम भले ही कितने अमीर हो पर हो तुम गुलाम, फर्स्ट क्लास में तुम्हारा बैठने का अधिकार नहीं है, ठीक है। और पहली दूसरी चीज, ये आम परिवार से नहीं थे, कई जगह पर इनकी बायोग्राफी में जगह जगह पर लिखा जाता है गांधी जी एक सामान्य परिवार से आए थे, एक आम परिवार से आए थे, नहीं आए थे। इनके पिताजी पोरबंदर के दीवान थे, दीवान मींस फाइनेंस मिनिस्टर थे, दीवान मींस फाइनेंस मिनिस्टर थे। कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे, ध्यान रखना, कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे, ध्यान रखना ये चीज। तो कोई सामान्य परिवार से नहीं आते थे, बहुत ज्यादा हाईली रिच फैमिली से आते थे, हाईली रिच फैमिली से आते थे। समझ में आई बात? ध्यान रखना ये बात। फाइनली इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री ली थी, कहां पर? लंदन में जाकर। बैरिस्टर की डिग्री उस टाइम पर लंदन में जाकर लेना और अपने लिए बेहतरीन एकोमोडेशन को फाइनलाइज करना, यह भी कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बट एज अ बैरिस्टर काफी हद तक फेल थे, उतनी चली नहीं इनकी बैरिस्ट्री। 1893 में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की कि उस समय पर जो इंडियंस साउथ अफ्रीका में है उनके साथ भेदभाव ना हो, बट ये खुद साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। और यही रीजन है कि आज से कुछ साल पहले नाइजीरिया की यूनिवर्सिटी से, वहां की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टैचू लगे थे महात्मा गांधी के, वो सब हटाए गए। स्टूडेंट्स ने बोला यार ये तो इनकी बायोग्राफी में लिखा है, ये हमारे साथ भेदभाव कर रहे थे और आपने इनके स्टैचू लगा रखे हैं जगह जगह पर, हटाओ इन सबको। बहुत प्रोटेस्ट हुआ, इंडियन गवर्नमेंट बीच में कूदी और बोला कि भाई हटाओ, मतलब हटाओ। और तुम सोच के हैरान रह जाओगे, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्टैचू इन्हीं के हैं, ये भी रियलिटी है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्टैचू इन्हीं के हैं। अभी देखते जाओ क्या क्या हो रहा है। फाइनली 1904 फोनिक्स सेटलमेंट स्टेब्लिश किया, टॉल्स्टॉय फार्म इन्होंने स्टेब्लिश किया, ठीक है। 1915 इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। इंडिया वापस आते हैं, यहां पे लिख लेना बैक टू इंडिया, बैक टू इंडिया।
अच्छा ये लिखने की जरूरत नहीं, अभी आगे तुम लोग सब कुछ पढ़ोगे ही पढ़ोगे। 1908 फर्स्ट हंगर स्ट्राइक की, इससे पहले चंपारण किया था, वो सब किया था। फिर 1919 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके बाद 1922 चोरी चोरा कांड। इसके बाद बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन, उसका हिस्सा बनते हैं। ठीक है, फिर आता है 1930, यहां पे हुआ था डांडी मार्च। फिर हुआ था 1931, ठीक है, गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट साइन हुआ था। फिर ये जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में। फिर होता है यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। फिर होता है पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच में। फिर होता है हरिजन सेवक संघ 1932 में। फिर होता है 1934 में, ठीक है, ये कांग्रेस से रिजाइन करते, बोलते हैं अब मैं पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं रहूंगा, पर पॉलिटिक्स में हाईली एक्टिव है। ठीक है, 1939 एडोल्फ हिटलर को लेटर लिख रहे हैं, हिटलर को समझा रहे हैं, अरे हिटलर से भाई ये गलत बात है, लड़ाई दंगे से काम नहीं चलता। हिटलर को समझा रहे हैं कि बेटा वर्ल्ड वॉर करके कुछ नहीं मिलेगा, बेटा ये लालच है, दंगा फसाद मत करो, लड़ाई मत करो, ये सब हिटलर को समझा रहे हैं। एक बार भी गांधी जी ने किसी अंग्रेज को ये बात समझाई कि क्यों लाठीचार्ज कर रहे हो बेगुनाहों पर? सोचो, आप एक गरीब आदमी को बता रहे हो गरीबी से बचने का तरीका, नहीं सॉरी, अमीर होने के नुकसान। एक गरीब आदमी को बता रहे हो अमीर होने के नुकसान, एक अमीर आदमी को आप गरीब होने के नुकसान बता रहे हो। अपोजिट गांधी जी, हम गुलाम हैं, हमारे ऊपर अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं, हम पिट रहे हैं, और गांधी जी हमको ही बता रहे हैं अहिंसा परमो धर्म बता रहे हैं। गांधी जी हमको ही बता रहे हैं अगर अंग्रेज एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर दो आगे। गांधी जी लिटरली हमको ये बता रहे हैं। मतलब कमजोर आदमी को और कमजोर करना है, कमजोर क्या नपुंसक करने वाली स्थिति थी ये। ठीक है, और मैं इस चीज का विरोध करता हूं। हाँ, कुछ जगह पर गांधी जी को थोड़ा बहुत सपोर्ट मैं जरूर करता हूं, पर इस चीज का विरोध करता हूं, इस चीज का लिटरली मैं विरोध करता हूं। आज के टाइम पर कई सारे लीडर्स हैं, ठीक है, जो गरीबों की बात करते हैं, इधर की उधर की बात करते हैं। मैं साफ बोलता हूं, ठीक है गरीबों की बात करो, अच्छी बात है, पर गरीबों की बात करने से पहले अपना इनकम सर्टिफिकेट, अपनी वेल्थ सामने रख दो, उसके बाद गरीबों की बात करना। हमें गरीबों के बारे में जानना है, हमें उनके बारे में संवेदना है, हम गरीबी खत्म करना चाहते हैं, पर उससे पहले तुम्हारा इनकम स्टेटस हमको सामने चाहिए, तुम्हारे नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है। हमारे नेता लोग क्या करते हैं, अरे मेरे नाम पर तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, देखो मेरे पास तो बस ये एक घर है, मेरे पास तो बस ये एज अ MP एज अ MLA जो सैलरी आती बस वही है, और मात्र ये 50 लाख का 1 करोड़ का घर है बस, और कुछ नहीं है मेरे पास। अच्छा चलो ठीक है, नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है। अपने साथ साथ अपनी वाइफ का अकाउंट चेक करवाओ, अपनी वाइफ के साथ साथ अपने बच्चों का अकाउंट चेक करवाओ, अपनी बहुओं का अकाउंट चेक करवाओ, तब तुम्हें रियलिटी पता चलेगी। प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम की है, बट वो आपस में परिवार में बांट दी है, बराबर हो जाए सब कुछ, दिखे ना किसी को भी हमारी इनकम कितनी है। किसी भी नेता के पास चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी ऐसे आदमी को देख लो, आज के टाइम पर भी अपने नाम पर बस इतनी सी प्रॉपर्टी, वाइफ के नाम पर इतनी, और वो 1 साल का पिंदी सा बेटा उसके नाम पर इतनी करोड़ों की, वो उसने 1 साल का होते ही पैसे जैसे कमाना शुरू कर दिया हो। ये रियलिटी है, समझे। सेम ये आज के टाइम पर जो लीडर्स हैं वो जितनी राजनीति सीख रहे हैं ना, उससे हाई लेवल पर थे गांधी जी। गांधी जी जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, उनके माई बाप हैं, समझे। मतलब एडोल्फ हिटलर को शांति का पाठ पढ़ाना, और अपने देश में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ ना बोलना। फिर 1948 नाथूराम गॉडसे जी ने इन्हें बंधनों से मुक्त कर दिया, सांसारिक बंधनों से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया।
ठीक है। फिर 1948 में उनको दाह अग्नि दी गई और बाद में इंडिया की कई रिवर्स में इनकी राख को डाला गया। एंड सबसे मजेदार बात है कि पूरी दुनिया ने 2007 में जाकर बोला कि ठीक है हम इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस बनाएंगे 2 अक्टूबर को। क्या करेंगे? इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस बनाएंगे। कितने साल लगे? कितने साल लगे? मोर देन, मतलब 50 साल हो गए। 50 साल बाद जाकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को यह चीज लगा कि चलो ठीक है यहां पर एक इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डिसाइड करते हैं। और उससे भी बड़ी बात, गांधी जी का नाम अब तक 4 बार, गांधी जी का नाम अब तक 4 बार पीस प्राइज के लिए दिया गया, वो नोबेल पीस प्राइज के लिए 4 बार गांधी जी का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए दिया गया है, 4 बार। और चारों बार रिजेक्ट कर दिया गया, रिजेक्ट। समझे क्यों किया गया रिजेक्ट? मांगो जवाब पॉलिटिशियन से, और जिन पॉलिटिशियंस ने भेजा था, जिन लीडर्स ने नाम भेजा था, उनसे भी पूछो ये रिजेक्ट होकर क्यों आया है। तुम हैरान रह जाओगे। ऐसे ही थोड़ी नोबेल प्राइज वाले हाँ चलो ठीक है यार एक काम कर दो, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो। समझे? कोई विमल पान मसाला फिल्म फेयर अवार्ड थोड़ी है कि पैसा देकर खरीद लिया अवार्ड। नोबेल पीस प्राइज है भाई। फाइनली गांधी जी भारत वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से। कब? 9 जनवरी 1915 को। और इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस डिसाइड किया गया। क्या डिसाइड किया गया? प्रवासी भारतीय दिवस डिसाइड किया गया। इनकी माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी। इनकी माता की मृत्यु के बाद इनके पिता एक और शादी करते हैं। ठीक है। इनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी। इनके 4 बच्चे थे, एक का नाम था हरिलाल, मणिलाल, रामदास एंड देवदास। हरिलाल अपने पिता से नाराज हो जाते हैं एंड फाइनली उनको छोड़ देते हैं। क्लियर है? अरे तो आज के टाइम पर गांधी जी नहीं है तो पर गांधी जी के चेले तो बहुत सारे हैं आज के टाइम पर। आज के टाइम पर गांधी जी के चेले क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं गांधी जी के चेले? जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, पाकिस्तान का पानी छोड़ो, पाकिस्तान के किसान परेशान हैं। इवन हमारे किसान लीडर्स कई सारे, नाम लेना सही नहीं है हर किसी का, हमारे कुछ किसान लीडर्स, बंगाल में भी मूवमेंट चल रहा था, है ना? यही सब तो चल रहा था कि पाकिस्तान का पानी छोड़ दो, पाकिस्तान में पानी जाने दो, वहां के किसान परेशान हो जाएंगे, अरे ये हो जाएगा, अरे वो हो जाएगा, पानी रोकने का हक किसको दिया भारत ने। कितना अनफॉर्चुनेट। और ऊपर से ये और बोल रहे हैं कि हम भारत की सरकार के साथ हैं, और 4 दिन बाद बोल रहे हैं वो जो राफेल गिरा है उसकी पिक्चर हमें भी देखनी है, गवर्नमेंट ये बताए कि एक्चुअल में राफेल गिरा है नहीं गिरा। ठीक है। आर्म फोर्सेस ये बताएं कि क्या क्या नुकसान भारत को हुआ। अबे जब नुकसान हुआ नहीं, अब सोचो कितने दिन बाद आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर लगातार 3-4 कॉन्फ्रेंसेस की, 3-4 कॉन्फ्रेंसेस के साथ एक प्रॉपर ब्रीफ मीटिंग की, जहां पे उन्होंने सारी चीजों को डिस्प्ले किया कि पाकिस्तान ने क्या क्या चीजें इस्तेमाल की, हमारी तरफ से क्या क्या इस्तेमाल हुआ, वो सब कुछ बताया। उसके बावजूद भी अब भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमें सबूत चाहिए। तो तुम्हें लगता है इंडिया में आज के टाइम पर हर जगह गांधी दिख जाएंगे? ऐसे बहुत सारे। और अभी आगे बहुत सारी कहानी बाकी है, बात करेंगे। सबसे पहले गांधी जी का एक्टिविज्म साउथ अफ्रीका में क्या क्या हुआ था। तो 1893 से लेकर 1914 तक गांधी जी वहीं पर थे। ठीक है, गांधी जी वहीं पर थे। ठीक है। अब यहां पर हो क्या है, सबसे पहले तो इन्होंने वहां पे नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, एज वेल एज वहां पे एक इंडियन ओपिनियन नाम का एक न्यूज़पेपर शुरू किया, एक लेटर शुरू किया। साथ ही साथ इन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह का जो क्या बोलते हैं प्रचार था, सबसे पहला जो शुरुआत थी वो वहीं से की थी। और भारतीयों को इसमें क्या किया, शामिल किया। किसको शामिल किया? भारतीयों को शामिल किया। दूसरी चीज, भारतीयों के अगेंस्ट में जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी, जो भी माइग्रेट होने वाले इंडियंस थे, उनके लिए यहां पर क्या किया,
काम करना शुरू किया, उनके अधिकारों के लिए बात करनी शुरू कर दी। भाई क्यों की बात इसलिए की क्योंकि वहां पर वो भी तो एक भारतीय के रूप में थे। उनको लगता था हम सुपीरियर हैं, ये अफ्रीका के लोग हैं, ये हमसे नीचे हैं, कम से कम अंग्रेज हमको अपने बराबर ना बैठाएं मगर अफ्रीका वालों से तो ऊपर रखें, क्योंकि हम लोग अफ्रीका वालों के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा गोरे हैं। अंग्रेज हमसे ज्यादा गोरे हैं, तो वो ज्यादा गोरे हैं, वो बाप हो गए, हम लोग नीचे वाली कंडीशन में आ गए और हमसे नीचे अफ्रीका वाले आ गए। और यही चीज है कि गांधी जी इस टाइम पीरियड में एक वॉर हुई थी जिसका नाम था बोर वॉर। कौन सी? बोर वॉर। इसमें पार्टिसिपेट करते हैं किसकी तरफ से? अंग्रेजों की तरफ से। फॉर ब्रिटिश आर्मी। और ये कई बार जाते हैं सेलेक्ट होने के लिए, पर हर बार रिजेक्ट हो जाते थे। एसएसबी क्लियर नहीं होता होगा शायद में भी। बाद में बोलते हैं यार कहीं कुछ तो काम दे दो, फिर अंग्रेज बोलते हैं चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा है तो हम तुम्हें अपनी रेड क्रॉस सोसाइटी में लेकर आ जाते हैं, हमारी जो मेडिकल विंग है उसका हिस्सा बन जाओ। तो एज अ लेफ्टिनेंट इनकी रैंक थी। आपने गांधी जी की एक फोटो देखी होगी वर्दी में, जहां पे उनके हाथ पर यहाँ पे प्लस का साइन बना हुआ है, वो रेड क्रॉस वाला सोसाइटी का साइन है। फिर उसमें भर्ती किया जाता है इनको। फिर उसके थ्रू, वैसे तो चलो रेड क्रॉस सोसाइटी में जो आदमी आ गया वो हर जगह के लिए काम करता है, पर सपोर्ट और भर्ती अंग्रेजों ने किया था इनको। और ये अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, बोल रहे हैं अंग्रेज जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और लड़ कौन रहे? बोर वॉर लड़ कौन रहे? अफ्रीका के जो मूल निवासी हैं वो अपने खेतों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने जंगलों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। किससे? अंग्रेजों से। और गांधी जी वहां पे अंग्रेजों का ही साथ दे रहे हैं। देना किसका चाहिए? अफ्रीका के लोगों का देना चाहिए जिनको गुलाम बना रखा है। फाइनली यहां पर इंडियंस को जो टैक्सेस देने पड़ते थे उनको लेकर बात की जाती है। जो इंडियंस की मैरिज थी वो इनवैलिड हो जाती थी, उसको लेकर बात करते हैं कि भाई इंडियंस की मैरिज इनवैलिड नहीं होनी चाहिए। अब अंग्रेज करते क्या थे ये भी समझ लो। अंग्रेज क्या करते थे, यहां से इंडियंस को लेकर जाते थे, बोलते थे भाई हम तुम्हें सैलरी देंगे, प्रॉपर बेनिफिट देंगे, तुम यहां से कहां चलो? अफ्रीका चलो, और हमारे लिए वहां पे चलकर क्या करो? काम करो। हम लोगों को यहां से लेकर गए। जैसे ही हम लोग वहां पे पहुंचते थे, अंग्रेज क्या करते थे? हस्बैंड अलग, वाइफ अलग, बच्चे अलग। हस्बैंड को इधर बंदी बना के रखो, गुलाम बना के रखो, वाइफ को वहां पे गुलाम बना के रखो। बच्चे इस्तेमाल हो सकते हैं तो ठीक, वरना उठाकर इनको बेच दो, उठाकर इनको बेच दो। ठीक है, तुम्हें अपनी वाइफ के साथ रहना है, अपने बच्चों के साथ रहना है, तो एक काम करो, धर्म परिवर्तन कर लो। अगर तुम धर्म परिवर्तन कर लोगे तब हम सोचेंगे कि तुमको तुम्हारी वाइफ के साथ रखना है नहीं रखना। धर्म परिवर्तन कर लोगे तब हम डिसाइड करेंगे कि तुमको तुम्हारी वाइफ के साथ रखना है या नहीं रखना। ठीक है, ये कौन कर रहे हैं? अंग्रेज कर रहे हैं। तो वहां पे जाकर हमारी इंडियन मैरिजेस वैसे भी इनवैलिड हो जाती थी, तो इसके लिए बात की थी कि भाई इंडियंस की मैरिजेस जो हैं यहां से, वो वैसी की वैसी रहनी चाहिए, वैसी की वैसी रहनी चाहिए। तो हम लोग को गुलाम की तरह से ट्रीट करते थे। और 10 साल का टाइम होता है कि 10 साल तक आपका इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप यहां से वापस जा सकते हो। 10 साल तक इस्तेमाल किया, जितना पैसा भारतीय ने इकट्ठा किया, उसके बाद जैसे ही उसके जाने का नंबर आता था बोलते थे अब मैं वापस जाना है, तो अंग्रेज बोलते थे हाँ वापस तो तुम चले जाओगे, पर उसके लिए तुम्हें इतने इतने टैक्सेस देने पड़ेंगे। ठीक है, यहां पर तुम रहे हो, ये खर्चा हुआ, ये खर्चा हुआ, ये सारे टैक्सेस दोगे, फिर यहां से वापस जाने का जो टिकट का पैसा है वो दोगे, तब जाकर तुम भारत वापस पहुंचोगे, वरना यहीं पर रहो। क्या करे बेचारा, मजबूर। फाइनली आगे चलकर गांधी जी अपने जो लीडरशिप और पॉलिटिकल व्यूज होते हैं, सोशल रिफॉर्म के काम होते हैं, वो करते रहते हैं। और इन्हीं विचारधारा के साथ फाइनली ये कहां होते हैं? भारत आते हैं। भारत आते हैं। अब भारत जब आए हैं तो सबसे पहले आप कहोगे सर आए तो ये 9 जनवरी को हैं 1915 में, पर 1915 से लेकर 1917 तक क्या कर रहे थे? टाइमिंग मैटर करती है। 1917 अगर आप नोटिस करोगे, वर्ल्ड वॉर कब से शुरू हुई है? वर्ल्ड वॉर 1 कब शुरू हुई है?
वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई है 1914 से, और कब तक चली है? लगभग 1918 1919 तक चली वैसे, है ना। अंग्रेजों को जरूरत है किसकी? सिपाहियों की, सैनिकों की। गांधी जी इंडिया में आए, आते ही सबसे पहले क्या किया? कांग्रेस ज्वाइन की। किसको ज्वाइन किया? आईएनसी को ज्वाइन किया। आईएनसी के साथ मिलकर ये पूरे भारत में ट्रैवल किया। क्या किया? पूरे भारत में क्या किया? ट्रैवल किया। ट्रैवल करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया? जो भी इंडियन यूथ है उसको इंस्पायर किया। ब्रिटिश फोर्सेस ज्वाइन ब्रिटिश फोर्सेस। अब ठीक है, तो इसी वजह से इनको क्या कहा गया? रिक्रूटिंग सार्जेंट। क्या कहा गया इनको? रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया। क्लियर है? इंडियन वर्ल्ड। जयश्री शर्मा। काफी हद तक, पर स्लेव मीनिंग नहीं होता। स्लेव कह सकते हो या पिछड़ा हुआ कह सकते हो। एक्चुअल में यूरोपियंस इंडियन वर्ड यूज करते थे उन लोगों के लिए, उन सभ्यताओं के लिए जो बहुत पहले से आ रखी हैं, पिछड़ी हुई हैं, इस तरीके की। इसीलिए आप वर्ल्ड के किसी भी कॉन्टिनेंट में जाओ, आप वर्ल्ड के किसी भी कॉन्टिनेंट में जाओगे, हर कॉन्टिनेंट में आपको इंडियन वर्ड दिखेगा। आप अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका में आपको रेड इंडियंस मिलेंगे। आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो वहां पे आपको नेटिव इंडियंस मिलेंगे। ठीक है। कैरेबियन कंट्रीज को वेस्ट इंडीज कहा जाता है। तो वो वर्ड इसी वजह से यूज हो रहा है हर जगह पर, वरना हर जगह पर हर किसी को इंडियन वर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। हम लोग इंडियन नहीं है, वी आर द भारतीय। ध्यान रखना, हम लोग कौन है? भारतीय हैं। कौन है? भारतीय हैं। एक्चुअल में जो वर्ड होना चाहिए वो ये होना चाहिए, इंडिया दैट इज भारत नहीं, भारत दैट इज इंडिया। भारत जिसे तुम इंडिया समझते हो, एक्चुअल में उसकी बात हो रही। फाइनली चंपारण सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। फर्स्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की तरह से इसको क्या किया जाता है? देखा जाता है। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बोला था कि प्लीज आप आइए और यहाँ पे भाग लीजिए, पर गांधी जी ने बोला भाई मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, तुम लोग करो। बाद में समझाया जाता है गांधी जी को कि एक बहुत अच्छा मौका है, तो गांधी जी इसका हिस्सा बनते हैं। यहाँ पर उस समय पर 3 कटिया कर और इंडिगो कल्टीवेशन चल रहा था। इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में तुम लोगों ने कई बार सुना होगा। एक बुक भी लिखी गई थी, नील दर्पण। जल्दी से बताओ इसके ऊपर कौन सी बुक है? नील दर्पण। किसने लिखी है? हाँ भाई, जल्दी से बताओ नील दर्पण किसने लिखी है? नील दर्पण। फाइनली जरा जल्दी देख लो यार। गवर्नमेंट फॉर्म अ कमेटी। गवर्नमेंट यहाँ पे जो कमेटी फॉर्म करती है उसमें क्या बताया जाता है? गांधी जी भी उसका हिस्सा बनेंगे, और गांधी जी हिस्सा बनकर क्या करेंगे? अंग्रेजों के साथ मिलकर डिसाइड करेंगे टैक्सेस कितने कम करने हैं, इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में क्या करना है। तो फाइनली यहाँ पे एग्री होते हैं और 3 कटिया कर को क्या कर दिया जाता है? एबॉलिश कर दिया। 3 कटिया का मतलब क्या होता है? 1/3।
मतलब 1/3 टैक्स आपको देना पड़ेगा अंग्रेजों को। कटिया एक्चुअल में होता क्या था, जो अनाज जब काटा जाता है तो अनाज को काट के क्या करते हैं, एक बंडल सा बनाते हैं, गठिया बनाते हैं ना, तो 3 कठिया मतलब हर तीसरी कठिया हमारी है, बंडल हमारा है, तो 1/3 हो गया ना, इस तरीके से। तो गांधी जी फाइनली यहाँ पे गांधी जी को टाइटल मिलता है बापू का, पर कई लोग यहाँ पर कहते हैं बापू का जो टाइटल यहाँ पे नहीं मिला था, ठीक है, बापू का टाइटल यहाँ पे नहीं मिला था, सॉरी यहाँ पे हटा दो, यहाँ पे महात्मा का टाइटल मिला था। और महात्मा जो कहा था वो किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। दीन बंधु मित्र, बिल्कुल सही मानसी, बिल्कुल सही, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा था कोई बताएगा ही नहीं, किसने, दीन बंधु मित्र, नील दर्पण, जो नील कल्टीवेशन को लेकर यहाँ पर थी। फाइनली महात्मा, ये किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। फिर आता है अहमदाबाद मिल। अहमदाबाद मिल 1918 में हुआ था। ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी गांधी जी के द्वारा जो की गई थी। क्या थी, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। इस समय पर अहमदाबाद में बहुत ज्यादा प्लेग फैला हुआ था और लोगों ने बोला था भाई हमें बोनस देने की बात की गई थी और वो बोनस नहीं दिया गया है, तो उसको लेकर यहाँ पे विवाद था। साथ ही साथ लोगों की सैलरी नहीं बढ़ाई गई थी, सैलरी भी कम थी, उसको लेकर विवाद था। गांधी जी यहाँ पे बोला कि भाई मैं आमरण अनशन यहाँ पे करूंगा, क्या करूंगा, आमरण अनशन करूंगा। एंड इसी के टाइम पीरियड पर गांधी जी ने क्या किया था, लेफ्ट हिज क्लॉथ्स, गांधी जी ने इसी टाइम पर क्या किया था, वस्त्रों का त्याग कर दिया था। फाइनली इसके बाद जो उस समय पर जो गुलाम थे, जो लोग थे, उनकी सैलरी यहाँ पे बढ़ाई जाती है, मिल में जो काम कर रहे थे लोग। और इस समय पर यहाँ पर जो महिलाएं थी उनके द्वारा इनको बापू का टाइटल दिया गया था। कौन सा टाइटल दिया गया था, बापू का टाइटल दिया गया था। इस समय पर जो मेन लीडर थी, इस समय पर जो मेन लीडर थी फीमेल्स की, उनका नाम था अनुसुईया बेन पटेल। अनुसुईया बेन पटेल। फाइनली इसके बाद होता है खेड़ा सत्याग्रह। कौन, क्या होता है, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, यहां पर भी बहुत ज्यादा सूखा पड़ा था। उसी सूखे को लेकर लोगों के ऊपर जो टैक्सेस लगे हुए थे उसको लेकर था। और ये फर्स्ट मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, कि जहां पर इन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। मतलब अगर आप देखोगे तो ये जितने भी मूवमेंट थे इन सभी में गांधी जी ने क्या किया, एक नया नया एक्सपेरिमेंट किया। वहां पर अगर देखोगे आप क्या किया, कहा गया, यहां पर क्या करें, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कर रहे हैं। क्या करें, अंग्रेजों को मना करें भाई हम आपके साथ नहीं है, हम आपकी सहायता नहीं करेंगे, हम अलग हैं, इस तरीके से। यहां पर क्या करें, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, है ना, फास्टिंग कर रहे हैं, ट्राई। अगला वाला यहां पर क्या करें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे हैं। क्या करें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे हैं। अब आप नोटिस करो यहां पर क्या सपोर्ट करने से मना कर रहे हैं कि भाई हम आपको कॉपरेट नहीं करेंगे, है ना। तो गांधी जी ने जितने भी अपने ट्रायल थे इन छोटे छोटे मूवमेंट्स में किए। अब जब इसके बाद कोई बड़ा मूवमेंट आता है ना तो वहां पर गांधी जी फेल। और यही रीजन है, इन 3 मूवमेंट के अलावा गांधी जी का कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं है जो सक्सेसफुल हुआ हो, सक्सेसफुल हुआ हो। बहुत सीधी सिंपल सी बात है। इस क्लास में शायद में भी 100 बच्चे 200 बच्चों का कमेंट आता है, मैं इजीली उनको रीड कर लेता हूँ। इवन आज के टाइम पर तो मैं काफी हद तक तुम्हारा नाम पढ़ लेता हूँ, पता चल गया है कि हाँ भाई मानसी है, ये शीतल है, कोमल है, स्नेहा है, हर्ष है, ठीक है, स्टीव है, सबका नाम कहीं ना कहीं पता चल जाता है। पर मान लो यहीं पर अगर तुम पर्सनली यहां पर बैठे होते, अब चैट में तो क्या है, अच्छा इसने ज्यादा बोल दिया ब्लॉक करवा देता हूं। पर अगर मान लो तुम यहां पर बैठे होते, 100 बच्चे हो तुम, 100 के 100 बैठे होते क्लास में, मैं मैनेज कर सकता था।
200 बच्चे मैं मैनेज कर सकता था, 300 शायद मैनेज हो जाते, 500 भी मैनेज हो जाते। पर अगर मान लो 1000-2000 बच्चे एक साथ आ जाते, इकट्ठा हो जाते मेरे सामने, क्या मैं मैनेज कर पाता? क्या मैं मैनेज कर पाता 1000-2000 बच्चे? नहीं कर सकता था अकेले। क्यों नहीं कर सकता था? अब ऐसा नहीं कि लीडरशिप की कमी, नहीं, लीडरशिप की कमी नहीं है। मैं एक जगह खड़े होकर 100 लोगों को गाइड कर सकता हूं, भाई इस डायरेक्शन में ऐसा करना, ऐसा करना। पर एज अ सिंगल पर्सन, एज अ सिंगल लीडर, हर व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाना, आखिर में खड़े हुए व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाना मुश्किल होता है। ठीक है, पता चला आपके पीछे पीछे यहां पर सारे के सारे जा रहे थे, बीच वाले ने बोला यार मुझे जरा ना यहाँ पे छोटा सा काम करके दो, पता चला उसके साथ साथ 10 लोग और चले गए, धीरे धीरे एक अलग लाइन चली गई, है ना, विचारधारा बढ़ती चली जाएंगी, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो गांधी जी छोटे लेवल पर ये सब कर सकते थे, पर बड़े लेवल पर ये सक्सेसफुल नहीं है, ये बात रियलिटी है। फाइनली यहां पर जो भी फार्मर्स थे उनके ऊपर जो भी टैक्सेस थे उनको कम किया जाता है। क्या किया जाता है? कम किया जाता है। पुराने जो टैक्सेस हैं उनको हटाने की भी बात की जाती है। तो फाइनली यहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या होते हैं? गांधी जी से मिलते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट यहां पर फार्मर्स को जो छूट देती है वो उनको मिल जाती है। फाइनली अब कल की क्लास में हम लोग यहां से शुरू करेंगे, क्योंकि आपकी दूसरी क्लास यहां पे शुरू होने वाली है। ये आपको पता चल ही चुका है, वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 कम्स टू क्लोज, लगभग क्लोज कंडीशन में आ गई थी, और 1919 तक पूरी तरह से खत्म हो गई थी। 1920 यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट की कंडीशन आती है, एंड यहाँ पर विड्रॉ ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है, मतलब यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत दोनों एक साथ मिलकर चलते हैं। अच्छा हाँ यार, बिना लिखे याद करने का तरीका बताना है। और 1919 के बीच में जो जो चीजें हुई हैं इनके बारे में हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाएंगे, सॉरी फॉर दिस। चीजों को याद कैसे करना है ये एक चीज समझ लेते हैं। हमारे पास ये एक पेपर है, ये कोई पेपर है, मे बी मान लो आप लोगों ने कोई आज एक चैप्टर पढ़ा, क्या कर रखा है इसको, मान लो आपने कोई आज चैप्टर पढ़ा, ये एक आपने मान लो चैप्टर पढ़ा है, फॉर एग्जांपल ये चैप्टर पढ़ा और आपने ये चैप्टर पढ़ा है, एक पेज ये पढ़ा है, एक पेज ये पढ़ा है, मे बी आपने ये 2 पेज पढ़े, ठीक ठाक आपने पढ़ लिया। अब जब आपने एक दिन पढ़ा है, सबसे पहले ध्यान रखना, एक दिन में, इन अ 1 डे, कोई भी चीज जो रिवाइज की जाएगी उसको एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवाइज करना है। कितना? एक दिन में कितनी बार? 3 बार रिवाइज करना है। कितनी बार? 3 बार रिवाइज करना है। दूसरी चीज, एक दिन में, या ऐसे लिख लो, एक दिन में नहीं, पर डे कर लो। कितना? पर डे कितनी बार रिवाइज करना है? 3 बार रिवाइज करना है किसी भी चीज को। दूसरी चीज, कोई भी जो चीज है उसे 7 डेज तक रिवाइज करना है। डे 1, ठीक है, क्या करना है? 7 दिन तक रिवाइज करना है। अब आप कहोगे सर 7 दिन तक क्यों, कैसे करेंगे? आपने जो चीज डे 1 में 3 बार पढ़ी है, अब 3 बार पढ़ी है, मैं अगर इसको बोलूं तो इसको डिपेंड कर सकते हो आप अपने ऊपर कि आपको कितना टाइम देना है। कोई चीज ज्यादा कमजोर है तो थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा फर्स्ट टाइम पर, सेकंड टाइम में थोड़ा कम टाइम देना पड़ेगा। मैं क्या करता था, मैंने इसका अपना रूल बना रखा था, और वो रूल क्या होता था? वो होता था 40 मिनट्स, क्योंकि पहली बार अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो 40-45 मिनट्स मुझको लगते थे। मे बी आप लोग यहां पर चाहो तो इसे 45 मिनट्स कर सकते हो, ठीक है। पहली बार जब आप रीड करोगे तो 45 मिनट्स, उसके बाद आपको जो रीड करना है वो करना है 30 मिनट्स, क्योंकि जब आप सेम डे में दूसरी बार उस चीज को पढ़ोगे तो आपको टाइम कम मिलेगा, ठीक है, कम मिलेगा नहीं, कम लगेगा। एंड सेकेंड टाइम जब आप रिवाइज करोगे तो ये हार्डली केवल और केवल 20 मिनट में कवर हो जाएगा आराम से। क्या करना है? रिवाइज करना है, चीजों को एक के बाद एक पढ़ना है। अब कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल ये आपने किया दिन में, कब किया? डे टाइम में किया। ये आपने किया इवनिंग के टाइम में, और ये आपने किया एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, सोने से पहले, बिफोर स्लीप। क्या किया आपने? एक बार और रिवाइज किया।
अब सोते टाइम आपको ना अपनी मोबाइल की आदत सबसे पहले छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको हाथ में मोबाइल है तो आप नहीं कर पाओगे, आपको मोबाइल की आदत छोड़नी पड़ेगी। अगर आपने मोबाइल की आदत छोड़ दी और ये चीज़ फॉलो करना शुरू कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने दिन में एक चीज़ पढ़ी, मे बी आपने ये पेज उठाया, आपने अब इसको रट्टा नहीं माना, ऐसे नहीं, प्रॉपर अच्छे से इसको रीड आउट करो, जहाँ पे समझ में ना आए उसको दोबारा पढ़ो। जब आपकी रीडिंग खत्म हो जाए, प्रॉपर उसकी रीडिंग खत्म हो जाए, जब प्रॉपर उसकी रीडिंग खत्म हो जाए, प्रॉपर रीडिंग खत्म हो जाए, मे बी आपको 45 मिनट्स नहीं लगकर आपको सिर्फ केवल और केवल यहाँ पे 20 मिनट लगे, तो अब आपके पास 25 मिनट और भी हैं। तो एक काम करो, फिर से एक बार रिवाइज कर लो, फिर से कर लो। अब आपने जब 2 बार रिवाइज कर लिया, आपने देखा हाँ यार 45 मिनट्स मुझे हो गए हैं, काफ़ी रिवाइज कर लिया, ठीक है, बंद करके छोड़ दो। इवनिंग टाइम पर जहां आपको टाइम मिला, एक काम करो यार, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूँ। एक बार फिर से खोला, रीड आउट करना शुरू कर दिया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ऑलरेडी माइंड आपको बताएगा यहाँ पे ये लिखा है, 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 यहाँ पे ये लिखा है। कोई बात नहीं, डू इट, करो रिवाइज, पढ़ो उसे, अपने माइंड को ट्रेंड करो, पढ़वाओ उसे कि नहीं तू पढ़ भाई, छोड़ना नहीं है। अगर मे बी अगर 2 बार कर लिया तो 2 बार, 1 बार कर लिया तो 2 बार, पर आराम से करना है, तसल्ली से, जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ाहट नहीं। सेम चीज आपको सोने से पहले करनी है। जब आप सोने से पहले करोगे तो आपका माइंड सोते टाइम पर भी क्या, अब सोते टाइम क्या है, आपका माइंड एकदम आलस की कंडीशन में, एकदम अपनी सारी ताकत छोड़ चुका है, बोला भाई मुझे नींद आ रही है, सो जान दे। पर तुम उसे उस टाइम पर ही बोलो भाई थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, कर लिया, कोई बात नहीं, हो गया। अब किताब कॉपी जो भी आपकी बंद करके रख दो। अब क्या करना है, आपने ये चीज डे 1 में तो कर ली, सेम ये चीज आपको डे 2 में भी करनी है, बट डे 2 में ये चीज करने के लिए आपको क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा। अब जो भी पास्ट का टॉपिक है ना, जो भी पास्ट का टॉपिक है आपका, उसे जब भी आप सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे करोगे तो आपको टाइम क्या होता जाएगा, कम लगता जाएगा। तो यहां पे न्यू टॉपिक आ जाएगा आपका, और सेम यहां पे जाकर क्या करोगे, आप पास्ट टॉपिक को रिवाइज करोगे, जो भी पास्ट में टॉपिक हो उसको भी क्या करोगे, रिवाइज करोगे। अब सोचो जो चीज आपने ऑलरेडी आज के दिन में 3 बार रिवाइज कर लिया, उसे जब आप कल रिवाइज करने की कोशिश करोगे तो आप इंस्टेंटली रिवाइज कर लोगे। अब यहाँ पर जो 5 मिनट है ना, वो आपको फ्रेश रिवाइज करने का मिल जाएगा भाई, हाँ वो पुराना वाला रिवाइज करने में 5 मिनट लगेंगे। सेम अब यहां पर जो टॉपिक है वो हो गया पास्ट का, तो यहां पे जाओगे, क्या कहोगे, एक न्यू टॉपिक रिवाइज करोगे। पर क्या सिर्फ इसको रिवाइज करोगे, नहीं, आप इस वाले टॉपिक को भी रिवाइज करोगे सेम डे पर। सेम इसको यहां पर भी रिवाइज करोगे, इसको यहां पर भी रिवाइज करोगे, इसको यहां पर भी रिवाइज करोगे, एंड इसको यहां पर भी रिवाइज करोगे। मतलब एक टॉपिक को आपने इतनी बार रिवाइज किया। सेम टॉपिक 2 जो है उसको यहां पर भी रिवाइज किया है, यहां पर भी रिवाइज किया है, यहां पर भी रिवाइज किया है। अब इससे सिर्फ और सिर्फ आपको 7 डेज अगर आपने किसी चीज को लगातार रिवाइज कर लिया तो वो आपके माइंड में परमानेंट हो जाती है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर बेटा मैथ देखो, मैथ रिवाइज करना नहीं होता, मैथ प्रैक्टिस होती है, मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस है। एंटोनियम सिनोनियम से या ऐसे कर सकते हो, जीके है इस तरीके से कर सकते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इस तरह से कर सकते हो, इडियम फ्रेजेस है इस तरह से कर सकते हो। पर आप कहो क्या सर ग्रामर भी याद हो जाएगी ऐसे, वो तो नहीं होगी, वो तो प्रैक्टिस का पार्ट है। अब जो चीज प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस पर ही चलेगी, ठीक है, ध्यान रखना। मैथ एंड इंग्लिश ग्रामर ये प्रैक्टिस पर है, और ये जो पार्ट है ये आपका काम आएगा कहां पर, और सॉरी इसमें रीजनिंग भी लिख लो, ठीक है, रीजनिंग ये आएगा आपका जीके, करंट अफेयर साइंस वाले पार्ट में, और इसके अलावा इंग्लिश में कहां पर, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम सिनोनियम्स ये सब होते हैं वहां पर काम आएगा। तो ये चीज करके देखना, इवन आपके लिए जो भी टॉपिक यहां पे पुराना होता जा रहा है ना, वो आपके लिए आगे चलकर आसान होता जाएगा। सेम थर्ड डे भी ऐसा ही करोगे, ठीक है, फोर्थ डे भी ऐसे ही करोगे। अब सेकंड डे के लिए 7th डे कौन सा होगा, जो 8th डे होगा वो इसके लिए होगा। थर्ड के लिए 7th डे कौन सा होगा, जो 9th डे होगा वो होगा। इस तरह से बढ़ती चली जाएगी, आगे बढ़ता चला जाएगा, याद होता चला जाएगा।
बट थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, पर अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपको कभी भी याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो फाइनली आज की क्लास में मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।